नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसे शायर का जिसने संस्कृत से मुंसलिक रहते हुए उर्दू शेर व अदब की खिदमत को अंजाम दिया। ये नाम है अंबर बहराइची का। आज के इस एपिसोड में हम अंबर बहराइची पे बात करेंगे, उनकी हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। नाजरीन, अंबर बहराइची का असल नाम मोहम्मद इदरीस था और उनकी पैदाइश सन 1949 में बहराइच में हुई और उन्होंने अपना तखल्लुस अंबर रखा। उनके वालिद साहब भी शायर थे, उनका नाम जमील अहमद जमील था। आला तालीम में उन्होंने जोग्राफ़ी से एमए किया और सहाफ़त में डिप्लोमा हासिल किया। बचपन से बहुत ज़हीन थे, पढ़ने लिखने में तेज़ थे। आगे चलकर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया और आला ओहदे पर फाइज हो गए। नाजरीन, आइए अंबर बहराइची पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। अंबर बहराइची जी का तो साहित्यिक नाम अंबर बहराइची था, लेकिन वो मोहम्मद इदरीस उनका असली नाम था और वो सरकारी सेवा में थे, पीसीएस थे। पीसीएस से प्रमोट होकर के वो आईएएस हो गए थे और फिर गृह सचिव के पद से रिटायर्ड भी हुए उत्तर प्रदेश शासन में। जहाँ तक अंबर जी का एक बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे और हमेशा मुस्कुराते रहना, गुस्सा उनको मैंने कभी देखा नहीं उनके चेहरे पर। उनके अंदर एक इमोशनल व्यक्ति थे वो, जिसकी वजह से वो जो तमाम चीज़ें लिखते थे, मैं समझ रहा हूँ कि उनको पद्मश्री उससे सम्मानित भी हुए। साहित्य अकादमी के वो भी रहे, उर्दू के कन्वीनर भी रहे और कई भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान था, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, और अच्छे ट्रांसलेटर थे। तमाम लोग उनसे तमाम भाषाओं में इस तरह के ट्रांसलेट करा ले जाते थे। बहुत अच्छा ज्ञान था अंबर बहराइची जी को। शेर व शायरी में, गज़लों में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और इसी में उनको सम्मानित भी किए गए। मैं समझ रहा हूँ कि उन जैसा व्यक्ति मैंने साहित्य, उसमें उर्दू के साहित्य में या संस्कृत के उसमें मैंने नहीं देखा। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के फ़िक्र फ़लसफ़े को समझने में, हिंदुस्तान के बल्कि कदीम हिंदुस्तान के अदब को समझने और उसको समझाने में सर्फ कर दी। कई इनकी शख्सियत कई औसाफ की हामिल थी और बहुत से काम उन्होंने किए। बुनियादी तौर पर वो शायर थे और उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस से उनका ताल्लुक़ था और शायरी के अलावा उन्होंने जो बहुत अहम काम किया है वो संस्कृत शेरियात, संस्कृत पोएटिक्स को अपना मौजू बनाया और कदीम हिंदुस्तान में जो लफ्ज़ और मानी और शायरी और नाटक और उमूमी इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को शायरी की गिरफ्त में लाने के जो मामलात थे, जो फ़िक्र थी, उसको समझा उन्होंने बहुत गहराई से और उस पर 2 किताबें उन्होंने लिखी, संस्कृत शेरियात और संस्कृत बुतिका। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत शायरी पर एक किताब लिखी। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है और महजूज होते हैं।
गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ। ज़हन में एक धुंधले पैकर से उलझा हूँ, गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, गीली मिट्टी। तेरे हाथों ने मुझ में सब रंग भरे, तेरे हाथों ने मुझ में सब रंग भरे, लेकिन हर पल ये एहसास अधूरा हूँ, लेकिन हर पल ये एहसास अधूरा हूँ। गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, गीली मिट्टी। कभी चमकेगी इस उम्मीद पे मैं, धूप कभी चमकेगी इस उम्मीद पे मैं, बर्फ के दरिया में सदियों से लेटा हूँ, बर्फ के दरिया से सदियों से लेटा हूँ। गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, गीली मिट्टी। एक धुंधली तस्वीर अभी आँखों में है, एक धुंधली तस्वीर अभी आँखों में है, इस वादी से दूर भला कब रहता हूँ, इस वादी से दूर भला कब रहता हूँ। गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, गीली मिट्टी हाथ में लेकर बैठा हूँ, हाथ में लेकर बैठा हूँ। जलते हुए जंगल से गुजरना था हमें भी, फिर बर्फ के सहरा में ठहरना था हमें भी। नाजरीन, अंबर बहराइची की शायरी में गुलो बुलबुल है, इश्क व मोहब्बत है, रुखसार व काकुल है, लेकिन इसके साथ साथ वो ज़माने के मसाइल को बखूबी बरतते हैं। उनके यहाँ जदीद और क्लासिकी शायरी के उन्सुर ख़ास तौर से नज़र आते हैं। जाहिर है वो कई भाषाओं से मुंसलिक थे, इसलिए उनके यहाँ शायरी में जो ज़बान नज़र आती है उसका भी अपना एक मखसूस रंग है जो लोगों के जहनों को अपनी तरफ मबसूल करती है। शायरी में उनकी इब्तिदा हुई थी नात गोई से, और वो तरन्नुम में नातें पढ़ते थे, नातियाँ मुशायरों में शिरकत करते थे। तो उस वक़्त तो उनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं था। बाद में
जब उनसे ताल्लुक़ हुआ तो वो शायरी, नज़्मों की और गज़लों की वो एक बहुत ही नया उन्होंने एक लहजा और नया माहौल दिया था अपनी शायरी को। ख़ास तौर पे वो देहात की जो फ़ज़ा है और एक हम जिसे कहते हैं कि एक देही हकीकत पसंदी, वो उनके यहाँ नज़्मों में और गज़लों में, दोनों में अपने अपने तौर पर उसको इज़हार मिला था। तो वो एक जो माबादु तबीयाती एक फ़ज़ा गज़ल में होती है और जो एक ख़ास किस्म की शायरियत और जो किनाया से फ़ायदा उठाकर जो शेर कह जाते हैं, उसके मुकाबले में इन्होंने एक नई किस्म की हकीकत पसंदी का को राह दी अपनी शायरी में। और उनके उन्वान जो ख़ास जिस पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, सूखी टहनी पर हरियल, तो ये एक ख़ास तरह का एक नया शहरी आहंग जो आम इंसानी ज़िंदगी या हिंदुस्तान की आम ज़िंदगी, ख़ास तौर पे देही ज़िंदगी के जो पैकर हैं, जो इमेजेस हैं, उनको उन्होंने अपनी शायरी में बरता और एक बिल्कुल नया लहजा उसको दिया। तो कई किताबें उन्होंने शाया की। सूखी टहनी पर हरियल नज़्मों का मजमुआ था, खाली सीपियों का इस्तिराब, ये भी नज़्मों का मजमुआ था। इसके अलावा रूप अनूप, इसमें एक मज़हबी शायरी थी, महमद और नात की, और सलाम वग़ैरह। इसके अलावा उन्होंने दूब के नाम से नज़्मों का एक मजमुआ शाया किया। तो इस तरह से शायरी बहुत की उन्होंने और अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। उस अलग शनाख्त को तस्लीम भी किया गया और उसे एक इजाफ़े के तौर पे कबूल किया गया हमारी शायरी में। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है, और महजूज होते हैं। रोज हम जलती हुई रेत पे चलते ना थे, रोज हम जलती हुई रेत पे चलते ही न थे। हमने साए में खजूरों के भी आराम किया, हमने साए के भी आराम किया। आज फिर धूप की शिद्दत ने बड़ा काम किया, आज फिर धूप की जाने क्या सोच के फिर इनको रिहाई दे दी, जाने क्या सोच के फिर इनको रिहाई दे दी। हमने अब के भी परिंदों को तहे दाम किया, हमने अब के भी परिंदों को तहे दाम किया। आज फिर धूप की शिद्दत ने बड़ा काम किया, आज फिर धूप की खत्म होगी ये कड़ी धूप भी अंबर देखो, खत्म
शिद्दत ने बड़ा काम किया, आज फिर धूप की, आज फिर धूप की। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता अंबर बहराइची ने कई ज़बान में तब आजमाई की, जिसमें ख़ास तौर से उर्दू, अंग्रेज़ी और संस्कृत शामिल है। उनका एक बड़ा कारनामा संस्कृत शेरियात है, जिसमें उन्होंने संस्कृत के शेरी मनाजिर पेश किए हैं। इसके अलावा वहाँ की देसी ज़बान जैसे ब्रज, जैसे अवधी, उस पे भी उनको बखूबी दस्तरस हासिल थी। उनकी इन तमाम खिदमात के लिए उन्हें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत से इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। आखिर रिटायर होने के बाद वो लखनऊ में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो गए। ये एक ज़माना जो था जिसमें शायरी दो तरह की, नुमाया तौर पर दो तरह की शायरी थी। एक तो वो जो मुशायरों में सुनाई जाती थी, और ज़्यादातर मुशायरों वाली शायरी जो है वो एक सतहियत उसमें होती थी। वो आवाम के जो का जायका है और उसकी जो समझ है उसके मुताबिक शेर कहने की जो मामलात थे, उसके मुकाबले में जो ज़ाती महफ़िलों में और अदबी महफ़िलों में जो शेर पढ़े जाते थे, और वो अदबी महफ़िलों के शायर थे। और शायरी के अलावा उन्होंने जो बहुत अहम काम किया है वो हिंदुस्तानी पोइटिक्स को जिस तरह से उन्होंने पढ़ा, समझा और लिखा उसके बारे में। तो अब बहुत लोग आजकल हमारे यहाँ जो 6 फ़लसफ़े हैं हिंदुस्तान के, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, तो वो उसका नाम तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा और उसके बारे में पढ़ा भी बहुत कम लोगों ने होगा। और उसके अलावा जो नाट्य शास्त्र है, रस सिद्धांत है, और जो ये जो काव्य शास्त्र के जो बहसें हैं, लफ्ज़ मानी की और ज़बान के इस्तेमाल की, और ख़ास तौर पे जो काव्य शास्त्री हमारे में आनंद वर्धन हैं, मम्मट हैं, भामा हैं, कुंतक हैं, इनके जो नज़रियात थे, इनको अंबर साहब ने सिर्फ तर्जुमे से नहीं पढ़ा, मतलब अंग्रेज़ी या किसी दूसरी ज़बान से, संस्कृत बहुत अच्छी जानते थे वो, और बराह रास्त संस्कृत से उन्होंने पढ़ा। और 6 जो फ़िलासफ़ी फ़ैसिकल सिस्टम से उनको पढ़ा, और ये सारे लोगों को और सारी जो पोइटिक्स की बहसें थी बुनियादी, उनको पढ़ के फिर उर्दू में उनको जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। और आज तो बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को ही भूले हुए हैं। तो अंबर साहब को भूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको, वो उनके कंट्रीब्यूशन से वाकिफ़ हैं। और उन्होंने जो काम किया संस्कृत शरियात को बयान करने में और उसके बारे में लिखने में, तो उन्होंने अपना मकाम उन लोगों के दरमियान कायम किया जिन जैसे रस खान और जायसी और अब्दुल रहीम खान खाना और इस तरह के लोग, रसलीन, जिन्होंने शायरी में हिंदुस्तानी अदब को, हिंदुस्तानी मिजाज को, हिंदुस्तानी जो एक ख़याल है उसको अपने जज्ब किया अपने वजूद में। तो इन बड़े लोगों के दरमियान मैं शुमार करता हूँ अंबर बहराइची के काम को, और मुझे यकीन है कि वक्त के साथ जब भी कभी किसी को तौफीक होगी तो वो समझ जाएगा कि अंबर साहब क्या थे और उनको किस तरह से समझा जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए। गर्दिश का एक लम्हा यूं बेबाक हुआ, गर्दिश का एक लम्हा यूं बेबाक हुआ, सोने चांदी का हर मंजर खाक हुआ। आइए नाजरीन, इस फ़लसफ़ियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं।
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने अंबर बहराइची की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। सर 50,000 एडवांस